हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन में। थंबनेल में आपने देख ही लिया है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग सोशियोलॉजी में 220 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे मैंने 224 मार्क्स स्कोर किए, ये सभी जो स्ट्रेटेजी है वो आज के सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल ये स्कोर लगता है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है आपके लिए करना। बस आपको थोड़ा सा राइट अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, स्मार्टली अगर आप हार्ड वर्क करते हो, तो सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और बहुत इजीली आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। तो आज मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे मैंने 224 मार्क्स स्कोर किए और कैसे मैंने सारी चीजों को तैयार किया। पेपर वन प्लस पेपर टू को मैंने कितना टाइम दिया, कैसे सारी चीजें प्रिपेयर की, किस यूनिट को कितना टाइम दिया, किन टॉपिक्स पर मैंने ज्यादा फोकस किया, वो सभी चीजें आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम जूही जैन है। मैंने भी 2 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद 218 एंड 224 मार्क्स। इसके साथ ही मैंने गेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है अपनी मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, या फिर जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस है, वही सारे मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आप सभी रेडी हो आज के सेशन के लिए। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज सभी लोग इस ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, काफी सारा फ्री कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और क्लासेस की लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 45 डेज अब हमारे पास में है, तो अच्छे से आपको तैयारी करने की जरूरत है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप करने की जरूरत है। तो आपकी इस प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए, आपके लिए काफी सारी चीजें हैं वो सॉर्टेड करने के लिए, जेआरएफ अड्डा की टीम आप सभी के लिए लेकर आई है इग्निशन बैच, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग एकदम डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। सारी चीजें अच्छे से डिटेल में डिस्कस की जाती हैं और हर टॉपिक को एकदम बिल्कुल निचोड़ के सारी चीजें उसके अच्छे से समझी जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर से ज्वाइन कर लें। बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है और इतना मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल क्लास के साथ फॉलो अप करोगे, सारी क्लासेस को अच्छे से देखोगे, बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से समझोगे, तो जेआरएफ होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको लगता है कि लास्ट 45 डेज में मुझे अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है, अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी का कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल है, जहां पर पेपर वन की भी सभी यूनिट्स कराई जाएंगी एंड पेपर टू की भी आपको सभी यूनिट, सभी जो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, वो आपको अच्छे से सॉल्व कराए जाएंगे। तो इग्निशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप डिटेल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे डिटेल में सारे कंसेप्ट टॉपिक पीवाईक्यूज कराए गए हैं, तो आप एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें हमने कवर की है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो हैंडबुक से आप इजीली नोट्स के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो। क्रैश कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, इनसे भी आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ टॉपिक वाइज क्विजेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सभी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आप इस एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो 220 प्लस स्कोर है ये हम लोग अचीव कर सकते हैं और कैसे मैंने ये सारे स्कोर अचीव किया। अब सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार 220 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 18-18 घंटे हमारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर 100% सिलेबस हमारा कवर करके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली ये जो 220 प्लस मार्क्स है स्कोर कर सकते हो। बस आपको राइट अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है, और ना ही ऐसा है कि आपको कुछ 100% सिलेबस करने की जरूरत है। 220 प्लस मार्क्स के लिए आपको हार्डली, हम लोग बात करें तो लगभग 75% सिलेबस चाहिए। इवन आपको 80% सिलेबस भी यहाँ पर नहीं चाहिए। तो आप इजीली 220 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर करो। एंड आई थिंक, मुझे लगता है 100% सिलेबस करना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि इतना हमारा अच्छा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हमारे आ गए हैं। बट आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इन डेप्थ में सारी चीजें हो जाती है। बट कोई इशू नहीं है अगर आप 100% सिलेबस भी नहीं कर पाते हो। आज का जो सेशन है उसमें यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बिना 100% सिलेबस कवर करे भी हम ये जो 220 मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप मुझे जरूर पूछ सकते हो।
सबसे पहले हम लोग बात करें 220 प्लस मार्क्स आपको अगर स्कोर करने हैं तो एक चीज तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर टू से हम लोग ये 220 मार्क्स तो स्कोर नहीं कर सकते। तो पेपर वन को भी आपको उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, कट ऑफ यहाँ पर हम लोग देखें तो हमेशा थोड़ा सा हाई हमारा रहता है। तो इसलिए अगर एक आइडियलिस्टिक स्कोर की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर आपको अपना एक एम बनाना ही है तो मेरा सजेशन है कि आप अराउंड 220 प्लस हमेशा अपना टारगेट रखें जब भी आप तैयारी करने की जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो 220 मार्क्स है इसे हम लोग पेपर वन और पेपर टू में डिसाइड डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर टू तो काफी हद तक हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ऑब्वियसली पढ़ा ही होता है पेपर टू, तो उस पर फिर भी हमारा कमांड रहता है, काफी हद तक चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। बट ये जो पेपर वन है इससे काफी सारे स्टूडेंट्स को फियर होता है और वो उतना अच्छे से उसे प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। बट सबसे पहले ये जो मिस्टेक है ना ये आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है, 220 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको पेपर वन क्लियर करना ही पड़ेगा, पेपर वन अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब कितने क्वेश्चन है हमें पेपर वन में सही करने, कितने क्वेश्चन हमें पेपर टू में सही करने हैं, तो ये जो अप्रोच है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपका पेपर टू ज्यादा स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे इतने क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हो, या अगर आपका पेपर वन कितना स्ट्रांग है, आप अभी तक कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि पेपर वन में आपको कितने क्वेश्चन सही करने। अगर मैं आपको एक जनरल आइडियलिस्टिक अप्रोच बताऊं तो सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है कि पेपर वन में मिनिमम 30 क्वेश्चन हमें सही करने ही करने हैं। एनी हाउ हमेशा ट्राई करना है, अगर आपको 220 मार्क्स स्कोर करना है मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने पड़ेंगे पेपर वन में। ये मिनिमम है, इतने तो आपको करने ही करने हैं अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है। अगर 220 मार्क्स की बात भी नहीं, अगर जनरली आपको जेआरएफ भी क्लियर करना है या नेट भी अगर क्लियर करना है, तो भी मैं आपको बोलूंगी मिनिमम 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। चाहे आप कैसे भी करो, तुक्के लगा के करो, समझ के टॉपिक्स को करो, बट मिनिमम 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। पेपर टू की बात करें, यहाँ पे भी मैं आपको हमेशा बोलूंगी मिनिमम 70 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और सोशियोलॉजी में 70 क्वेश्चंस अचीवेबल है, आप कर सकते हो। अगर 70 से नीचे आप जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में मिनिमम आपको 70 करने ही करने हैं, अगर आपको नेट क्लियर करना है, जीआरएफ क्लियर करना है, और अगर 220 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 100% करने ही करने पड़ेंगे। अब ये तो मैंने मिनिमम हमारा बता दिया, बट एक एवरेज रेंज हम लोग क्या रख सकते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने 224 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैंने किस तरह से अपना टारगेट रखा था वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पेपर में वन में मेरा टारगेट था कि मुझे 35 to 40 क्वेश्चंस की रेंज रखनी है और इतने क्वेश्चंस मुझे सही करने ही करने हैं अगर मुझे 220 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। उसी तरह से पेपर टू की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने टारगेट किया था कि मिनिमम हम लोग 75 to 80 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं। ऑल्दो मैंने ट्राई किया था कि 80 प्लस सही करूं यहाँ पे, बट नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है। बट मिनिमम 75 to 80 के रेंज में तो मुझे जाना ही है। मतलब 220 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 220 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको 110 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने ही पड़ेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर सकते हो कि आपको ये जो 110 क्वेश्चन है कैसे अचीव करना है। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं 35 पेपर वन में करती हूँ और 75 क्वेश्चन पेपर टू में करती हूँ तो मेरे 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो सकता है आपका पेपर वन उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो हमारा, तो आप पेपर वन में ट्राई करो कि 30 यहाँ पे कर लो, यहाँ पे आप ट्राई करो कि 80 क्वेश्चन आप ट्राई करो। इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर अगर आपका पेपर हमारा, वैसे तो मैंने बोला है 30 से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है, बट अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो 85 क्वेश्चन तक भी सही कर लेते हैं, बट ये मुझे आइडियलिस्टिक स्कोर नहीं लगता है, क्योंकि हर कोई 80 प्लस या 85 प्लस स्कोर नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने भी नहीं किया था तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलूंगी, ये जनरली आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि सिर्फ आप एक ही पेपर पे इतना ज्यादा फोकस करो और उसी पे सारा बर्डन डालो। मेरे अकॉर्डिंग ये आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो जितना हो सके आप इस तरह की अप्रोच से बचो। बट अगर आपको लगता है कि आप पेपर टू में 85 कर सकते हो तो वो बिल्कुल कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूर आप कर सकते हो। अगर आप पेपर टू में 85 प्लस बिल्कुल आपको लगता है कि मैं हाँ 100% कर सकता हूँ, मेरा सोशियोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर आप पेपर वन में थोड़ा सा चांस ले सकते हो और 25 क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको 1% भी डाउट है कि मैं 85 तक नहीं जा सकता हूँ पेपर टू में, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पेपर वन में सिर्फ 30 क्वेश्चन कर आओ। हो सकता है हमारा कट ऑफ लो चले जाए, बट अगर आप 220 टारगेट कर रहे हो और इतना आप स्कोर
स्कोर करने की बात कर रहे हो तो फिर आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस पेपर वन में सही करने पड़ेंगे। मतलब मेरा जो आइडियलिस्टिक रेंज था वो था 35 to 40 क्वेश्चंस पेपर वन में, और पेपर टू में बात करूँ तो 75 to 80 प्लस क्वेश्चंस का मेरा टारगेट था। अब मैंने स्कोर यहाँ पे कितना किया, तो मैंने स्कोर भी लगभग इतना ही किया, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें भी वैसे होने लग जाती है अगर आपने डेडिकेटली अच्छे से वहां पर पढ़ाई की है। तो इसी तरह से मैंने स्कोर किया। जैसे मैंने पेपर वन में 36 क्वेश्चन यहाँ पे सही किए थे, एंड पेपर टू में मैंने 76 क्वेश्चन यहाँ पे सही किए थे। तो टोटल मैंने यहाँ पे बात करें 112 क्वेश्चन सही किए थे, एंड 224 मार्क्स मैंने अपने स्कोर किए थे। तो ये मेरा आइडियलिस्टिक स्कोर था। मैंने ना ही पेपर टू में बहुत ज्यादा अच्छा किया, ना ही पेपर वन में बहुत ज्यादा अच्छा किया, बट एक डिसेंट स्कोर रख गया, क्योंकि मैंने बैलेंस तैयारी की थी। मतलब ऐसा भी नहीं किया था कि पेपर टू को बहुत ज्यादा टाइम दूं, ना ही ऐसा किया था कि पेपर वन को बहुत ज्यादा टाइम दूं या एक मतलब किस बहुत कम टाइम दूं। ऐसा नहीं करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच आप बना के रखो, तो उसी तरह से डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे ये जो 220 मार्क्स के लिए ये जो 110 क्वेश्चन है उन्हें हमें पेपर वन प्लस पेपर टू में कैसे डिवाइड करना है। मिनिमम क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए कि इतने तो आपको सही करने ही करने हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये सबकी स्ट्रेटेजी हमेशा अलग होनी चाहिए। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप कितना अच्छा किस पेपर में परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको तैयारी करनी है। अब बात ये आती है मैम किस पेपर को हम लोग कितना टाइम दें। तो एक और चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, सबसे पहले तो ट्राई करो कि आप किसी भी पेपर पर बहुत ज्यादा बर्डन मत दो, या किसी एक पेपर को बहुत ज्यादा टाइम हमारा मत दो। जैसे मैं आपको पेपर वन की बात करूँ, तो पेपर वन में अगर आप जनरली मुझे लगता है 2 से 3 आवर्स भी दोगे ना, या 3.5 आवर्स भी दोगे, तो मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है पेपर वन के लिए। एक दिन में आप इतना टाइम पेपर वन को इजीली दे सकते हो। पेपर टू की हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, बट ज्यादा टाइम देने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से पेपर टू के बारे में ही सोचने लग जाए। ज्यादा टाइम आपको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, उतना सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चन है, तो उसी तरह से हमें तैयारी करनी है। अब यहाँ पे डबल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको टाइम भी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि पेपर टू में आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स पर डे के अपने देने ही हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डेली 18-18 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है और कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो अगर आप पर डे 8 to 10 आवर्स भी पढ़ रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग 12 आवर्स भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। और आज के टाइम पे आपको मिनिमम इतने जो आर्ट्स हैं वो अपने निकालने पड़ेंगे ही, क्योंकि अब एग्जाम हमारा बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। अगर आप सोचो कि सिर्फ 4-5 घंटे अगर पढ़ के काम चल जाएगा, तो हो सकता है कि अगर ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपकी अगर पहले से इतनी स्ट्रेटेजी है, अगर आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर हो, तो आप कर सकते हो। या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटेजी है बना सकते हो। बट एक जनरल मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ इसी एग्जाम के फोकस कर रहे हो, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ और तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप मिनिमम 8 to 10 या मैक्सिमम 12 आवर्स अपने निकाल सकते हो। खुद को बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं करना है, प्रेशराइज भी नहीं करना है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। थोड़ा सा चिल आउट रह के शांत दिमाग से रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करने हैं, तो इजीली आप कर सकते हो। तो टाइम भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कितने हमें स्कोर करने हैं, कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ऐसे आप अपना सबसे पहले टाइम एलोकेट कर सकते हो। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि पेपर वन में ये जो हमने टारगेट बनाया 35 to 40 क्वेश्चन का, ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। और पेपर टू में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 75 to 80 क्वेश्चन हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी यूनिट है वो आपको फोकस करना है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर वन की बात करें, तो पेपर वन में अगर मैं आपको जनरली बताऊं, या तो आप यूनिट वाइज जा सकते हो या आप टॉपिक वाइज यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे हमारा टारगेट है कि हमें 35 to 40 समथिंग क्वेश्चन सही करने हैं, और एक मैं आपको जनरली एडवाइस दूंगी, कभी भी पेपर वन में ट्राई मत करना कि मैं इतना मतलब 40 प्लस या 45 प्लस क्वेश्चन करने का ट्राई करूँ, क्योंकि वो जनरल पेपर है, आपको सिर्फ उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। अगर आप पेपर वन में 40 प्लस करने जाओगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेपर टू आपका इफेक्ट होगा। एटलीस्ट सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आप इतना ज्यादा पेपर वन को फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको पेपर टू को भी उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट मिनिमम आप ट्राई करो 30 to 35 क्वेश्चन तो हमें करने ही हैं, ये आपको तैयारी करनी है। तो या तो आप यूनिट वाइज जा सकते हो या फिर आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। जैसे आपने कुछ यूनिट डिसाइड कर ली कि ये मेरी टॉप 7 या टॉप 8 यूनिट्स हैं, इनको आप डिसाइड कर लो कि ये तो मुझे 100% करके ही जानी है। बाकी 2 से 3 यूनिट है वो मैं थोड़ा सा छोड़ भी सकता
छोड़ भी सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। या फिर आप जो बेस्ट अप्रोच मुझे लगता है, आप टॉपिक वाइज जाओ रेदर देन कि आप किसी एक यूनिट को कंप्लीटली हमारा छोड़ के जाओ। उससे बेटर ये है कि आप टॉपिक डिसाइड कर लो। हर यूनिट में हमारे कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनके हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और उसी तरह से हम लोग देखें, हर यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। जैसे आज के टाइम पे देखें, हायर एजुकेशन की हम लोग बात करें, अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस है। आप कितना किस हद तक मतलब यहाँ पे प्रिपेयर करोगे? तो बेटर ये है, आप रेदर देन किसी यूनिट को कंप्लीटली छोड़ के जाओ, टॉपिक वाइज आप जाओ कि ये यूनिट मुझे डिसाइड करनी है, इस यूनिट के एटलीस्ट ये टॉपिक तो मुझे पढ़ के ही जाने हैं। और टॉपिक आपको ऐसे चूज करने हैं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से टॉपिक चुन लिया, ये इजी लग रहा है तो ये मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको प्रीवियस या पेपर्स के बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है। और वो टॉपिक तो मुझे 100% करके जाने हैं, जिससे मैं मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कोर कर सकूं। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें लास्ट मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि किस यूनिट में कितने टॉपिक हमें पढ़ने, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप वो वीडियो भी आप सभी ने जरूर देखा है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कौन सा वीडियो आपको देखना है, तो इस तरह से भी आप हेल्प ले सकते हो। काफी सारी हेल्प आपको अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करने हैं। सबसे पहले पेपर 1 का ही हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये जो 35 to 40 क्वेश्चन है, इनके बीच में हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे सबसे पहले आरसी की बात करें, तो आरसी बिल्कुल आपको 100% ट्राई करना है कि मुझे 5 आउट ऑफ 5 यहाँ सही करने ही करने हैं। और अब तो आप लोगों के लिए आई थिंक और भी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में हमारा पेपर होने वाला है। तो पहले काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी स्क्रोलिंग वगैरह में, आरसी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती थी, बट आई थिंक अब आपके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो गया है। ऑफलाइन मोड में काफी बेटर ये आपके लिए हो गया है। तो आरसी में आपको बिल्कुल 100% ट्राई करना है कि मुझे 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना ही है। और ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको 35 to 40 करने हैं, तो एटलीस्ट आरसी जैसी यूनिट्स में आप मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपको करना ही करना है। डीआई की हम लोग बात करें, अगर आप 220 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, तो आप मैथ्स और डीआई ये यूनिट्स को नहीं छोड़कर जा सकते। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आती है मैथ्स, कुछ भी रीजंस हो सकता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। बट अगर आपको 220 मार्क्स स्कोर करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मैंने भी ट्राई किया था, ऑल तो मुझे भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया था कि बेसिक में अपने क्लियर कर लूँ, थोड़ा सा तो आइडिया हो। इतना मैंने जरूर ट्राई किया था कि अगर मैं, वैसे तो ट्राई करना है जितना हो सके, एटलीस्ट अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन सही करूं, बट नहीं हो रहा है तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मुझे डीआई के सही करने ही करने हैं। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो ये जो अप्रोच है आपको भी फॉलो करनी चाहिए अगर आपको 220 मार्क्स स्कोर करना है। डीआई को हम लोग नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट ट्राई करो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको करनी ही करनी है, तभी आप ये जो 35 प्लस मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हो, या 35 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो यूनिट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और ये आपको 100% करनी है, आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली बात, तो अगर आप आगे पीएचडी करने का सोच रहे हो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। दूसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे सोशियोलॉजी में पेपर 2 में भी आपका रिसर्च है, तो अगर आप रिसर्च अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए आपकी हेल्पफुल होगी। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं रिसर्च की, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हमें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे अज्यूम, ऑल्दो ये हमारा फिक्स नहीं है कि हर यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, बट मैं एक जनरल आइडिया बता रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारे फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। जैसे आईसीटी में देखा, यहाँ पे यूजुअली आप मान के चलो कि 5 प्लस क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे 6 to 7 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि आईसीटी हमारा आज रिसर्च से भी रिलेट करने लगा है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, कम्युनिकेशन से भी। तो आईसीटी के डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पढ़ जाते हैं। बट रिसर्च एप्टीट्यूड का मैं आपको बता रही हूँ, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनिमम आपको ट्राई करना है 4 से 5 मुझे सही करने ही करने। अब एक क्वेश्चन का हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पूछ ली जाती हैं, बट रिसर्च एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, इसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईसीटी यूनिट्स की, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और आज के टाइम पे आईसीटी के काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। तो आईसीटी का वेटेज हमेशा ज्यादा ही रहता है, तो इस यूनिट को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिनिमम ट्राई करना है 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे सही करो ही करो। और मुझे लगता है कि आईसीटी में अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करो, तो यहाँ पे अगर 7 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं ना, मुझे लगता है आप 7 आउट ऑफ 7 भी करेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि
बिल्कुल ही रैंडम चीजें पूछी जा रही, क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे ऐसे टाइम पे हैं, तो काफी सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हमारी होती है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो चीजों को तो आप इजीली मुझे लगता है कर सकते हो। तो आईसीटी आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग यूनिट हो सकती है। लॉजिकल रीजनिंग की हम लोग बात करें तो ये भी मुझे लगता है काफी स्कोरिंग यूनिट है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो थियरी पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना। अगर आप लॉजिक चीजों को समझ लेती हो, जैसे आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ लिया, एक बार आपने उस टॉपिक को समझ लिया ना, मुझे लगता है आप उसके सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसी तरह से इमीडिएट इन्फ्लुएंस वगैरह भी है, इतना इजी टॉपिक है। सिर्फ 3 रूल्स हैं वो आपको याद करने हैं। सिर्फ सिंपल से 3 रूल्स याद कर ली, इजीली आप 1 से 2 क्वेश्चन वहां से सही कर सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ज्यादा ईजी है, आपको सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स हैं वो याद करने हैं और इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। इवन टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा फिक्स हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आता है, इमीडिएट इन्फ्लुएंस से, फैलेसी वाला हमारा टॉपिक हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक्स को आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मूड्स एंड फिगर्स वगैरह है, हमारा आर्ग्यूमेंट्स वाला टॉपिक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस तरह से भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, इसे हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी ट्राई करना है, अगर आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सको या 4 आउट ऑफ 5, जितने भी क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, बट ट्राई करो मैक्सिमम आप यहाँ से स्कोरिंग करो, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉप 5 यूनिट्स हैं जिन्हें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा बाकी की यूनिट की बात करें तो पीडी मुझे लगता है कि ऑल दो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे जनरल करंट अफेयर्स वाले भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग 1 2 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बट बाकी कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक है, जैसे पॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो यहाँ से हर बार आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे एयर पॉल्यूशन से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर एमएसओ टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या डिसीजेस हो सकती हैं पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फेमस टॉपिक है, इसे आपको करना ही है। उसी तरह से कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स है, ये हमारा फिक्स टॉपिक है, हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से कवर करके जाओ, तो मुझे लगता है कि आप इजीली पीडी में भी 3 से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 1 2 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ जाती हैं, बट कुछ फिक्स टॉपिक है वो तो आपको 100% करना ही करना है। उसी तरह से हायर एजुकेशन में बात करें, कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे एंशियंट यूनिवर्सिटीज वगैरह है, हमारी पुरानी जो भी कमीशन एंड कमिटीज हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। जो भी आज के टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटीज के इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमारे क्या है, ये सारे जो बेसिक फीचर्स है ना वो आप कर सकते हो। एनईपी 2020 है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हायर एजुकेशन में भी मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम पे थोड़ा सा करंट अफेयर यहाँ पे पूछने लगे हैं, कि 1 2 क्वेश्चन जैसे 5 ईयर प्लान्स वगैरह से, या कुछ बहुत ज्यादा कुछ करंट अफेयर्स का पूछ लिया, तो वो अगर आप नहीं प्रिपेयर कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट की बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल लगता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप ट्राई करो कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है काफी ज्यादा ईजी होते हैं। सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के, वो आप कर सकते हो। अब हर बार आप देखना, हमेशा पेपर में आपको एक ना एक सीरीज वाला या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन मिलता ही है। तो यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। या फिर आपको एवरेजेस वगैरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा रिपीटेड स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी लास्ट टाइम पे पढ़ने चाहिए। लास्ट वीक ही वो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, तो उससे आप देख सकते हो कि कैसे हम ये जो 2 से 3 मार्क्स हैं एटलीस्ट इतना तो जरूर सिक्योर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ फिक्स टॉपिक है जो आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। जैसे टीचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लर्नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचर सेंटर्ड ट्रेनिंग क्या होती है, स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड हमारे लर्निंग्स क्या होती है, कोलैबोरेटिव टीचिंग्स वगैरह क्या होती हैं, इस टाइप के टॉपिक आप कर सकते हो। बट यहाँ पर भी आज के टाइम पे कुछ नई चीजें पूछने लगे हैं, जैसे हमारे टीचिंग टूल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछने लगा, कुछ हमारे काफी सारे न्यू टूल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जिनका आइडिया नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। अगर हो जाता है तो नहीं है, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्के तो ऑब्वियसली लगाने ही है, बट इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में भी इसका कोई फिक्स सिलेबस हमारा नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड है, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मॉडल्स वगैरह है, ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं। बट यहाँ पर भी कुछ हमारे रैंडम टर्म्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो कम्युनिकेशन में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप मान के चलो, अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी आप सही कर रहे हो तो मुझे लगता है ठीक है। तो ये मेरा पेपर 1 का अप्रोच था कि कैसे किस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं फोकस करूं, और कैसे मैं यहाँ 35 to 40 क्वेश्चन निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से आपको पेपर 1 को प्रिपेयर करना है, ऐसे आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हो।
अब इसी तरह से पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सेम आपको लॉजिक फॉलो करना है, यूनिट वाइज जाना है या फिर टॉपिक आप जा सकते हो। कोई भी ऐसी यूनिट है उसे कंप्लीटली मत छोड़कर जाओ, एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन पेपर 2 की भी मैंने आपको बिल्कुल यूनिट वाइज टॉपिक अभी लास्ट वीक ही बताए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फोकस करने हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमेशा प्रिपेयर करनी है, तो वो सारी चीजें हैं। यूनिट्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट आपको 100% प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि आप मान के चलो लगभग 45 टू 50 प्लस क्वेश्चन हमारे इन्हीं तीनों यूनिट से बन जाते हैं। मैंने आपको 75 टू 80 का टारगेट बोला है, आप 3 यूनिट पढ़ के भी अपने अराउंड 50 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। सोचो कितना ज्यादा इजी है। अब ये जो 3 यूनिट्स है काफी ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें हैं, तो आप अगर ये भी अच्छे से प्रिपेयर करो ना तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। और ये ऐसी यूनिट्स हैं जो बाकी की यूनिट में भी आपको हेल्प करती हैं। जैसे यूनिट 1 में थिंकर्स पढ़ते हैं तो वो बाकी सभी यूनिट्स में आपको काम आते हैं। यूनिट 3 जो है वो बिल्कुल कोर है हमारा सोशियोलॉजी का, सारे बेसिक कंसेप्ट उसमें है, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि कैसे हम लोग सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से एटलीस्ट ये जो 3 यूनिट्स उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। बाकी यूनिट्स में आप टॉपिक वाइज जा सकते हो, अगर आपको सारे टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं तो एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ कि एटलीस्ट अगर उनमें से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि हर यूनिट में कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जहां से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो उस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसे हम लोग बात करें यूनिट 1 में कितने क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, तो यूनिट 1 में मैंने आपको बताया लगभग 25 टू 30 प्लस क्वेश्चन है। और यूनिट 1 में भी मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप ये थिंकर छोड़ दो वो थिंकर छोड़ दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर थिंकर से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखें जैसे मैच द कॉलम वगैरह क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट हर थिंकर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, या तो उनका कंसेप्ट या उनकी थियरी या फिर उनकी बुक से क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिट 1 तो अच्छे से बिल्कुल 100% गांठ बांध दो, हमें करके ही जानी है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और यूनिट 1 का आप ट्राई करो कि डेली रिवीजन करो, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स हैं, सबके अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो मैंने आपको बताया है एक लिस्ट आपको बना लेनी है जिसमें सिंपल थिंकर का नेम होगा और उनके जो भी कंसेप्ट है वो बस बुलेट पॉइंट्स में आपको लिखने हैं, कोई भी उनका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है, क्या कीवर्ड उन्होंने दिए हैं, बस वो आपको नोट डाउन करना है। तो लगभग आप मान के चलो 15 से 20 पेज का आपका ये लिस्ट बन जाएगा हमारा, क्योंकि कुछ थिंकर्स के कम कंसेप्ट है हमारे, जैसे एल्फ्रेड शूट्स, उनका सिर्फ फेनोमेनोलॉजी का ही हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। गार्फिंकल की बात करें तो उनका एथनोमेथोडोलॉजी है। कार्ल मेनहाइम का सिर्फ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। तो ऐसे कुछ थिंकर शॉर्ट में भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे एट मैक्स 25 पेजेस, बस इससे ज्यादा हमारे यूनिट 1 के हमारे नोट्स नहीं होने चाहिए। और मैंने आपके लिए एक यूनिट 1 का रिवीजन सेशन भी लिया था लास्ट टाइम, इस बार भी मैं सोच रही हूँ आपके लिए एक और सेशन लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हो मैं यूनिट 1 पे एक अच्छा सा रिवीजन सेशन लेकर आऊँ तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ये आपको यूनिट 1 इस तरह से प्रिपेयर करनी है। यूनिट 2 की बात करें तो लगभग 10 टू 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो रिसर्च है ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। और यूनिट 2 बिल्कुल हमारा बेसिक है, सोशियोलॉजी का पूरा बेस है सारी यूनिट्स के। ये मैं आपको ये जो कंसेप्ट है, जैसे कल्चर का टॉपिक है, आप यूनिट 8 में भी यूनिट 10 में भी हमारा पढ़ते हो। फैमिली मैरिज एंड किनशिप का जो टॉपिक आता है वो आपको यूनिट 8 में भी पूरा हेल्प करेगा हमारा। इकोनॉमी का टॉपिक है यूनिट 6 में आपको हेल्प करेगा। पॉलिटी का टॉपिक आपको यूनिट 5 में, एजुकेशन का टॉपिक भी यूनिट 10 में आ जाता है। और ये सभी टॉपिक हम लोग यूनिट 3 में भी पढ़ते हैं, तो काफी सारी जो यूनिट है इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे ही आपकी सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती हैं। तो ये सब आपको अच्छे से करना है, ये 3 यूनिट्स तो बिल्कुल आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही है, इनमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते और अच्छे से आपको सारी चीजों की तैयारी करनी है। यूनिट 4 की बात करें, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी काफी इजी है। आपको रूरल सोसाइटी के कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ टर्म्स है वो याद करनी है। काफी सारे टॉपिक्स मैंने आपको यूट्यूब पर भी कवर कराए हैं, बाकी पेड क्लासेस में तो पूरी जो यूनिट है डिटेल में टॉपिक हमने कवर किए ही हैं। रूरल सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, ये सभी कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो सभी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ये आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो अभी लास्ट टाइम में काफी कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो कुछ बेसिक टॉपिक हैं, जैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी का टॉपिक है यहाँ पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक आप लोग जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पे क्या होता है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिट 5 में, दैट इज सोशल मूवमेंट्स, जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो सोशल मूवमेंट्स तो बिल्कुल आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये जो 2 3 क्वेश्चन है इसमें से एक आप मान के चलो सोशल मूवमेंट्स का आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इतने सारे अलग अलग टाइप्स है मूवमेंट के, आपको सारे एग्जांपल्स उनके पता
होने चाहिए, क्या थियरीज है सोशल मूवमेंट की, सब मैंने आपको कवर कराया है, यूट्यूब पे भी कराया है, क्लासेस पेड क्लासेस में भी कराया है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। यूनिट 6 की हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक्सचेंज के टॉपिक में से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 6 का, दैट इज मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ से आप मान के चलो कि आपको क्वेश्चंस आएगा ही। काफी ज्यादा वास्ट टॉपिक भी है ये, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग थियरीज हैं। वर्ल्ड सिस्टम थियरी, टेक ऑफ मॉडल हमारा, डिपेंडेंसी थियरी, मॉडर्नाइजेशन थियरी हमारी, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कभी नहीं छोड़ के जा सकते। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बाकी पॉवर्टी क्या है, क्या इसके अलग अलग टाइप्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के टाइप्स, ये सारे कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट 6 में हम लोग ये भी पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं। तो बहुत ज्यादा जनरल टॉपिक भी बन जाते हैं, बट ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये सारी चीजें आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूनिट 7 की बात करें तो यहाँ से भी अभी लास्ट 4-5 ईयर्स की हम लोग बात करें तो कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट यहाँ पर भी कुछ रिपीटेड टॉपिक हैं। जैसे इको फेमिनिज्म का टॉपिक आपको यहाँ पर पूछा जाता है, हमेशा आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं हमारे, ये एटलीस्ट मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। तो ये चीजें तो आप जरूर हमारी कवर कर सकते हो। यूनिट 8 फैमिली मैरिज एंड किनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 से हमारे काफी सारे जो बेसिक टर्म्स है वो रिलेटेड, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 8 का, दैट इज फेमिनिज्म, जहां से 100% गारंटी है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे एक छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना आए, बट एक क्वेश्चन, एक टॉपिक जो मैं आपको हमेशा श्योरिटी के साथ, मतलब मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, दैट इज फेमिनिज्म का टॉपिक। चाहे छोटा सा ही क्वेश्चन क्यों ना आए, बट क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो फेमिनिज्म तो गलती से भी, सपने में भी मत सोचना कि मैं छोड़कर चला जाता हूँ, मैंने आपको प्रिपेयर कराया भी है। अभी यूट्यूब पर भी क्लास ली थी, बाकी हमने पेड क्लासेस में तो खैर सब कुछ ही कराया है। तो जो अगर पेड स्टूडेंट्स अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी तो बिल्कुल अच्छे से पिटाई होनी चाहिए फिर, तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट यूनिट 9 की बात करें तो इसमें आजकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बन गए हैं। काफी सारे जो जनरल टर्म्स हैं पूछे जा रहे हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, मैकडोनल्डाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बाकी जनरल फीचर्स क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न हमारा आईसीटी वर्ल्ड है, इसके क्या फीचर्स है। इसमें हम लोग मैनुअल कैस्टल्स के काफी सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, एंथनी गिडेंस के हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन वगैरह, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये भी मुझे लगता है काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, हमारा यूनिट है। कुछ यहाँ पे आज के टाइम पे करंट जो स्कीम्स वगैरह हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो वो आप इजीली हमारा थोड़ा बहुत आइडिया उनका कर सकते हो। बाकी यूनिट 10 की बात करें तो यहाँ पे अभी थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कल्ट क्या होता है, सेक्ट क्या होता है, इस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। और हमारा ये जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट का टॉपिक है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हम लोग देखें कम्युनलिज्म क्या है हमारा, सेक्युलरिज्म क्या है, काफी सारे टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रिपेयर कराए हैं। तो ये सब प्लीज अच्छे से सारी वीडियोस देखो, अगर आप पेड पे हो तो पेड पे पढ़ो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ो। काफी सारा मटेरियल आपको मैंने प्रोवाइड किया है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की मेहनत है वो करनी पड़ेगी। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और हमें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो यूनिट है इसमें से मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो आई होप ये बेसिक स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग 220 प्लस मार्क्स हैं स्कोर कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी यूनिट है उसमें भी मैंने आपको बता दिया किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप किस तरह से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, या मैंने किस तरह से टारगेट किया था, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि ये तो हमने देख लिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिविजन। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो वो आपकी जो पढ़ाई है उसका 1% भी मतलब नहीं है। आपने नो मैटर 1000 क्लासेस देखी है, 100 क्लासेस देगी, अगर आपने एक बार भी उस क्लास को रिवाइज नहीं किया ना तो वो 1000 क्लासेस का भी कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसलिए मैं बोलती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इतना सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, इतने सारे टॉपिक वो पढ़ लेते हैं, बट वो रिवीजन ही नहीं करते, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप 50 टॉपिक पढ़ के जाओ, 100 टॉपिक पढ़ के जाओ, बट रिवीजन उनका इतने अच्छे से करना है कि उसमें से आप एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना करो, तो इजीली आप अपना जीआरएफ सिक्योर कर सकते हो। तो रिवीजन बिल्कुल करना ही करना है,
हमेशा डेली अपना टाइम निकालो कि आपको रिवीजन करना ही करना है। तो यूनिट 1 आपको डेली रिवाइज करनी है, और मैंने आपको बता दिया कैसे रिवाइज करनी है। एक पेज लो, उसमें एक थिंकर का नेम लिखो और उनके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको सिर्फ कंसेप्ट के नेम ही नोट डाउन करने हैं, उनके कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। जैसे मैंने आपको जो रिवीजन सेशन किया था उसमें नोट डाउन कराए थे, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। वो वीडियो भी है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हो। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स का इस टाइम पर अब आपको रोज रिवीजन करना है, क्योंकि हार्डली 45 डेज है, तो आपको डेली रिवाइज करना ही पड़ेगा। इतनी सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको रिवाइज करना है। कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, यूनिट 1 के अलावा भी आपको अपनी एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनानी होगी। जैसे पेड क्लासेस में मैंने आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड की है, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो। हैंडबुक आपके पास में है, तो हैंडबुक में भी सारी चीजें दी गई हैं। अगर यूट्यूब के स्टूडेंट हैंडबुक लेना चाहते हैं तो वो भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनको भी हमारी हेल्प मिल सकती है। बाकी एक्स एंड लॉज हैं, ये सारे फैक्चुअल पार्ट है, और काफी सारे कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे कुछ हमारा थोड़ा बहुत सेंसस का हमारा डेटा है, कुछ कमीशन एंड कमिटीज वगैरह है, तो ये सारा कुछ फैक्चुअल पार्ट है। ट्राइबल कम्युनिटी की लिस्ट है, डॉर्मेट्रीज की हमारी लिस्ट है, तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो आपको हमारा यहाँ पे अच्छे से याद करना है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। तो आई होप ये जो हमारा प्लान है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप आ जाता है कि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, आपने रिवीजन अच्छा सा कर लिया, अब बस लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो सॉल्व करो, अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पूरे 150 क्वेश्चन एक साथ बैठ के आपको सॉल्व करने हैं। अब इस टाइम पे आपको ये हैबिट डालने की जरूरत है कि मैं 3 आवर्स कैसे लगातार बैठ सकता हूँ। और अब तो पेन और पेपर मोड में होने वाला है, तो काफी सारा थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हमारे लिए हुई है, क्योंकि अभी तक सीबीटी मोड की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है ऑफलाइन में भी। तो अगर आप नहीं उसके लिए प्रिपेयर हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट तो हमारे देने ही देने हैं, क्योंकि लगभग हम लोग मान के चलें कि 6 to 7 वीक्स हमारे पास है। ट्राई करो कि डेली आपको 2 मॉक टेस्ट तो देने ही है, मतलब आप 12 to 14 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप मिनिमम 15 मॉक टेस्ट इस टाइम पे प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे लगता है बहुत ईजी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि पेपर 1 का अलग दे दिया, पेपर 2 का अलग दे दिया, ऐसा नहीं। आपको साथ में बैठ के 150 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, बिल्कुल 3 आवर्स का जो टाइम है वो लगा के बैठना है। और ट्राई करो हमारा कि जो एनटीए का टाइम है उसी टाइम पे आप प्रिपेयर करो, या तो आप 9 से 12 सुबह मॉक टेस्ट दो, या फिर आप दिन में 3 PM to 6 PM मॉक टेस्ट दो। स्पेशली ये जो 3 PM वाला टाइम होता है ना, ये काफी ज्यादा हम लोग इसमें नींद आलस वाला टाइम होता है, तो इस टाइम को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो इस टाइम पे आप ये जो मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है वो पसंद आई होगी कि कैसे हमें लास्ट टाइम पे तैयारी करना है। बस मैं आपको यही बोलूंगी कि जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है उसको एग्जैक्ट कॉपी करने का ट्राई मत करना, क्योंकि सबकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो हमारी अलग अलग होती है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए ना वर्क करे, हमारे या आपके लिए कोई चीज वर्क कर रही हो वो मेरे लिए नहीं कर रही होगी, शायद मैंने नहीं आपको बताई होगी। तो आपको हमेशा अपने जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है वो फाइंड करने हैं। मैं कैसे मैं अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता हूँ उस पर आपको फोकस करना है। तो ये मेरे कुछ बेसिक टिप्स थे कि कैसे हम लोग 220+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, या मैंने किस तरह से टारगेट किया था, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और इसी तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बता सकते हो। बाकी कल मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको लास्ट 45 डेज का मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ। इस ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरा बताऊंगी, पूरा टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी कि अब 45 डेज हैं तो आपको किस यूनिट को कितना टाइम देना है, किस तरह से उसे प्रिपेयर करना है। आपका पूरा जो दिन का टाइम टेबल है वो मैं आपको ट्राई करूंगी बताने का। तो ये जो 45 डेज मास्टर प्लान, कल आपके लिए ये वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को भी सबको जरूर देखना है। और इसी तरह के अगर और कोई वीडियो चाहती हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम पे हमें देखने चाहिए, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हो। लास्ट वीक ही मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जहाँ पे सारी यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस यूनिट के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से मार्क्स हम लोग वहां पे स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही पेपर 1 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो इस वीडियो को भी
जरूर देखना, तो पेपर वन में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या अभी टॉपिक्स हैं जो मुझे लास्ट टाइम पे फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, सारी जो भी स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बट ये जो प्रिपरेशन है इसमें आपके चार चांद हमारा लगा सकता है, वो है इग्निशन बैच, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। 10 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपका जीआरएफ होने से कोई भी रोक सकता है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है और साथ में अगर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, बस यही आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट 45 डेज में इजीली आप अपना जीआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको भी इसी तरह से अच्छे से तैयारी करनी है, मेरे साथ और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली ही क्वालिफाई किया और मैंने भी 220 प्लस मार्क्स स्कोर किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। मतलब जो भी मेरी स्ट्रेटेजी आपने बताई है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बताने के लिए बोले, ये मैंने खुद फॉलो किया है, खुद मैंने अपना रिजल्ट अचीव किया है, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अगर करना चाहो तो आप इग्निशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इसी तरह से मैं आपको तैयारी कराऊंगी। इसके अलावा पेपर वन का भी बैच है, काफी सारे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अदिति मैम बेस्ट है आपके लिए पेपर वन के लिए, तो वो आपको अच्छे से पेपर वन की तैयारी कराएंगी। तो अगर आपको हमारे साथ अच्छे से तैयारी करनी है, जून में जेआरएफ अपना क्लियर करना है, तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो, थोड़े बहुत भी एफर्ट्स अच्छे लगे हो, आपको अगर क्लैरिटी मिली हो कि किस तरह से लास्ट टाइम पे हमें प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर आपको वीडियो का 1 मिनट का भी पार्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज अगर अच्छी लगी हो, तो जरूर आप मुझे बता सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, कमेंट भी जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।